और बच्चे कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों का चार्जिंग ऑफ मेथड्स हम लोग कर रहे थे, तो हम लोगों ने उसमें फ्रिक्शन पढ़ लिया था और हमने उसके अंदर कंडक्शन पढ़ लिया था। एक प्रोसेस आपका बाकी था उसके अंदर, दैट इज योर इंडक्शन। ठीक है, तो इंडक्शन को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज योर लेक्चर नंबर 2। तो अगर हम लेक्चर नंबर 2 में इसको डिस्कस करेंगे तो देखिए, इंडक्शन जो प्रोसेस होता है आप लोगों का, उसको हम लोगों को यहाँ पे देखना है क्या होता है। तो देखिए, इंडक्शन प्रोसेस में क्या है, इंडक्शन। ठीक, देखिए अगर हम इंडक्शन की बात करें तो अगर हमारे पास दो चीजें हैं, मान लीजिए एक हमारे पास इंसुलेटिंग स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, और हमारे पास यहां पर एक इंसुलेटिंग मीडियम है। ये हमारा एक स्फीयर हो गया और ये हमारा इंसुलेटिंग पार्ट, मतलब चार्ज कहीं पे ट्रांसफर ना हो। ठीक, अब मान लेते हैं कि अगर हमारे पास ये एक कोई पॉजिटिव चार्ज रॉड है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज रॉड। अब हम क्या कर रहे हैं, इस रॉड को अगर हम इसके बहुत ही नियर, बहुत ही पास लाके इसको अगर रख देते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर जो आपके एटम्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, शिफ्टेड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, अब शिफ्टेड कैसे होते हैं, देखिए ये क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, तो इसके अपने अपोजिट के नेचर चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे क्या होगा, इधर की तरफ जो होगा क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक, तो इस पे ये जो चार्जेस आ रहे हैं इनको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस, और इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंडक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, तो ये तो आ गया। अब अगर मैंने इसको हटा दिया, मान लीजिए अगर मैंने इसको कुछ नहीं किया, ऐसे ही रखा और मैंने इसको हटा दिया, तो जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो फिर से बॉडी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये बॉडी फिर से न्यूट्रल हो जाएगी। तो अगर ये बॉडी फिर से न्यूट्रल हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब ये तो हमने कर लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अर्थ। अर्थ बोलिए या इसको ग्राउंडिंग बोलिए, क्या बोलिए, ग्राउंडिंग। ठीक, अच्छा अब हमें क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि अर्थ जो होता है, अर्थ इज द ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, ओशन होगा। यानी इसको आप कितना भी पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए या कितना भी नेगेटिव चार्ज दे दीजिए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें एक और बात याद रखना, आगे हम पढ़ेंगे इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसका, जीरो होता है। अब देखिए क्या होगा, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो क्या होता है कि हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे वो क्या करते हैं, वो इधर की तरफ ऐसे फ्लो करना शुरू करेंगे, यानी दिस इज द निगेटिव चार्ज। अब ये जो निगेटिव चार्ज है वो इनको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन आया, इसको कंज्यूम किया, एक इलेक्ट्रॉन आया, इसको न्यूट्रलाइज किया, एक आया, इसको न्यूट्रलाइज किया। जब ये पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो क्या होगा कि यहां से फर्दर इलेक्ट्रॉन का चलना क्या हो जाएगा, बंद। अब बंद क्यों होगा, बंद इसलिए होगा क्योंकि ये वाले चार्ज को क्या करने लगेंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, रिपेल। ठीक, अब हमने इसके बाद क्या किया, अब हमने जब ऐसा कर दिया तो इसके बाद जो फिगर बनेगी हमारी वो कैसी होगी, तो वो फिगर हमारे पास ऐसी होती है, ये फिगर होगी हमारे पास। और होगा क्या, अभी इसको हमने हटाया नहीं, इसको हमने अभी हटाया नहीं था, ये अब भी हमारे पास ही था। और हमने क्या करा, इस पे जो चार्ज थे हमारे वो कैसे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इस तरह से एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और अब हम इसको यहां से हटा लेते हैं, ये इस तरह से। तो कैसा चार्ज हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। कैसा हुआ, निगेटिवली चार्ज हुआ। अगर पॉजिटिवली चार्ज करना हो तो क्या करेंगे, यहां पे एक निगेटिव बॉडी ले आएंगे, तो यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। जब यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा तो यहां पे नेगेटिव, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नीचे की तरफ चलना शुरू कर देंगे। ये बात समझ में आ गया, ओके। अब इस पे जो Q इंड्यूस्ड हुआ है, Q इंड्यूस्ड जो हो रहा है,
और ये जो हमारे पास Q था, इनमें क्या रिलेशन होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि Q इंड्यूस्ड जो है हमारे पास, Q इंड्यूस्ड इट विल बी लेस देन और इक्वल टू, ऑलमोस्ट लेस देन ही रहता है, लेकिन कभी बहुत ही परफेक्ट अगर आपने सेटअप बना लिया कि मीडियम बिल्कुल ही ठीक है, उसका अभी पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह, अगर वो इंफिनिटी पहुंच गया तब ऐसा हो सकता है। तो क्या होगा, Q से कम होगा, Q से क्या होगा, कम। दूसरी बात क्या याद रखनी है हमें, दूसरी बात हमें याद रखनी है, बॉडी इज चार्ज्ड ऑफ ऑपोजिट नेचर। मतलब क्या, मतलब यह है कि अगर यहां पर बॉडी पॉजिटिव है तो यहां पे कैसा चार्ज होगी, निगेटिव, और अगर ये बॉडी निगेटिव है तो यहां पे कैसा चार्ज बनाएगी, वो पॉजिटिव। ये दो बात हो गई। अच्छा, एक और चीज तुम्हें याद रखना है कि हमारा जो Q इंड्यूस्ड होता है, जो क्या होगा, Q इंड्यूस्ड होगा, तो अगर हम अभी ये पॉजिटिव है हमारे पास तो हम यहां पे Q लिखेंगे, लेकिन क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन K, अभी पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपका क्या होता है। दूसरी बात, ये निगेटिव है इसलिए हम क्या साइन लगाएंगे अपना यहां पे, निगेटिव। क्या लगाएंगे, निगेटिव। मतलब अगर यहां पॉजिटिव हुआ तो वहां निगेटिव आएगा, और अगर ये निगेटिव हुआ तो वहां पे पॉजिटिव आएगा। क्लियर। अच्छा, एक और चीज समझिएगा, फॉर मेटल बॉडी K क्या होता है, इंफिनिटी। क्या होगा, इंफिनिटी। तो K अगर इंफिनिटी हो गई थी तो जीरो हो गया, यानी उस केस में इंड्यूस चार्ज तुम्हारे बॉडी चार्ज के बराबर होगा। यानी इस पे जो बॉडी है, इस पे जो चार्ज होगा वो इस तरह का नेचर रखता है। ठीक है, बना दीजिए इसको जल्दी से। इसको यहां लिख लेते हैं, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज। चलिए, हो गया। तो ये आपका पूरा चार्ज के अबाउट पूरा नॉलेज आपके पास आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चार्ज एंड मेथड ऑफ चार्जिंग। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको। ठीक है, चलिए। देखिए, ये कुछ न्यूमेरिकल्स है मेरे पास, देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज possessed by 1 kg of electrons, given that mass of an electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन 6.25 10 to the power 10 कूलम, बी ऑप्शन है आपके पास 1.76 into 10 to the power minus 11 कूलम, सी ऑप्शन है हमारे पास 1.76 into 10 to the power 10 कूलम, और डी ऑप्शन है हमारे पास 1.25 into 10 to the power 10 कूलम। ठीक, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं यहां पे। कह रहा है व्हेन अ बॉडी
when a body is earth, when a body is earth connected electrons from the earth flows into the body. This means that body is A. uncharged, B. charged positively, C. charged negatively, और D. an insulator. बोलिए, बताइए इसमें से हमारा कौन सा सही है। चलिए पहला वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए इसको क्या कह रहा है इसमें, 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा दूसरी बात क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उस एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इतना होगा। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज्ड possessed by 1 kg of electrons given that mass of an electron is this। तो आपको ये बताना है कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा बताइए, बोलो कैसे करें अब हम इसको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बोलो। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, और कितना इलेक्ट्रॉन है, इतना। ठीक है, तो गिवन मास हमारे पास क्या है, ये, और ये हमारे पास क्या है, उसका मास है। तो हम ये पता कर लें कि 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा। तो हम ये पता कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg। तो क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालते हैं इसके तो कितने मिलेंगे अब हमें, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, गिवन मास अपॉन टोटल मास। तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास है तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31, इतना हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो करना है वो कितना आएगा हमारे पास, तो हम उसको देख लेते हैं। तो कितना मिल रहा है वो हमारे पास, ठीक है। तो यहां पे हमें इलेक्ट्रॉन चार्ज चाहिए ना, हाँ तो चार्ज निकाल लेते हैं। तो चार्ज तो क्या लिखेंगे, ये इतना हो गया। तो एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर 31 अपॉन 9.1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, ये काम और कर ले, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स की भी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो 1 kg है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो अब हमें क्या करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना मास है, तो कह रहा है 1 kg में कितना होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये होता है हमारे पास। ओके, तो अब अगर हम इसमें बात करें तो इसको निकालें तो कैसे निकाल लेंगे। तो इसको अगर हम निकालना चाहें तो वी हैव टू टेक, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ चार्ज। ठीक, तो कितना है हमारे पास, देखो ये आ जाएगा हमारे पास 1 kg में हमसे पता करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तब हमें क्या करना है, बस डिवाइड करना है। तो 16/91 इंटू ये कितना आ जाएगा, तो दैट शुड बी 12, है ना। तो ये 12 आ जाएगा। तो इसको हम लगभग लिख सकते हैं 16/90 और इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक, अब क्या करना है, अब हम इसे डिवीजन में ले लेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट ये आएगा 0.0
0.0176 इंटू 10 टू द पावर 12, तो कितना लिख सकते हैं इसको 1.76 इंटू 10 टू द पावर 10। तो विच वन इज द करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन बेस्ड हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग, इसमें जो भी रहेगा। ठीक, तो कैलकुलेशन बेस्ड है ये। आई थिंक वी हैव टू डू 1690 आ गया। तो एक मिनट रुकिए, इसको कैलकुलेशन सही से देख लेते हैं। देखिए, तो 160 डिवाइडेड बाई 90 अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं ना, और इंटू 10 टू द पावर 11, तो इससे कट जाएगा तो कितना आएगा 9 1 जा 9, कितना बचेगा 7, 9 7 जा 63, 1.7 इंटू 10 टू द पावर 11, ये आंसर नहीं है। कौन सा आंसर होगा, बी। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, व्हेन अ बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ फ्लोज इनटू द बॉडी, दिस मींस दैट बॉडी इज, यानी ये बताना है हमें बॉडी कैसी है। तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है हमारे पास, दिस इज द बॉडी, और ये हमारा कोई इंसुलेटिंग पैड है। अब हमने इसको क्या कर रखा है, ऐसे ग्राउंड कर रखा है। ठीक, तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो कर रहे हैं तो बताइए कब कर सकते हैं, तो वो तभी करेंगे जब यहां पर चार्ज पहले से होगा। क्योंकि क्यों ऐसा करेंगे, न्यूट्रल पे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज जब न्यूट्रल होती है तो उसका पोटेंशियल भी क्या होता है, जीरो, और ये भी क्या रहेगा, जीरो, कोई चार्ज है ही नहीं उस पर, तो इसका मतलब वो फ्लो नहीं कर सकते, यानी न्यूट्रल तो नहीं होगी बॉडी। दूसरी बात, नेगेटिव होगी कि नहीं। अब देखो अगर नेगेटिव होती तो कभी इसको आने ही नहीं देता, क्या कर देता, रिपेल कर देता। अब क्या बचा, इंसुलेटर, इंसुलेटर है तो चार्ज को आने ही नहीं देगा। ठीक है ना, चार्ज तो आ रहा है, इसका मतलब कैसी चार्ज है, इट मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हुई तभी क्या होगा, उसको न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपके फ्लो होकर इसकी तरफ आ जाएंगे। तो विच वन इज द राइट आंसर, तो आपका होगा इसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। बनाइए इसको। चलिए देखिए कि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको और समझ लेते हैं। देखिए क्या है, five balls numbered from 1 to 5 are suspended using separate threads, pairs 1 2, 2 4 and 4 1 shows electrostatic attraction, while pairs 2 3 and 4 5 show repulsion. Therefore, ball 1 must be A. Positively charged, B. Neutral, C. Negatively charged, और D है made of metal। ठीक है, ये हम लोगों को करना है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, मैं एक और क्वेश्चन इधर लिख देता हूं। तब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चार्ज
चलिए हो गया। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, 5 balls numbered from 1 to 5 are suspended using separated threads. Pairs 1 to 2 4 4 1 shows electrostatic attraction. ठीक, while pairs 2 3 4 5 shows repulsion. यानी 2 3 और 4 5 आपस में क्या कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये कैसा होगा, सेम चार्ज के होंगे, यानी 2 और 3, 2 और 3 सेम चार्ज हो गए, ठीक है, सेम चार्ज है। और 4 और 5, 4 और 5 ये भी सेम चार्ज है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, 1 और 2, यानी 1 और 2 क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं। 1 और 2 क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन। तो यहां पे हम 1 लिख लेते हैं पहले, 1। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन, ठीक। और 2 4, 2 4 भी क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अट्रैक्शन कर रहे हैं। और 4 1, 4 1 भी क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं। अब समझना जरा ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 4 अट्रैक्शन कर रहा है, ठीक, 1 2 भी अट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है, और 1 4 भी। पहली चीज तो ये हुई कि अगर ये और ये पॉजिटिव है, मान लेते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या रहा होगा, पॉजिटिव। अच्छा, अगर ये निगेटिव है तो ये भी क्या रहा होगा, निगेटिव। बिल्कुल सही है। तो ये दोनों अट्रैक्शन कर रहे हैं, बिल्कुल सही, ओके। और क्या कर रहे हैं, 2 3 रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, हो गया। अब वो कह रहा है कि ठीक है ये दोनों भी रिपेल कर रहे हैं। अब ये कह रहा है 1 के साथ क्या हुआ होगा, तो 1 इससे भी अट्रैक्ट हो रहा है और 1 इससे भी अट्रैक्ट हो रहा है, यानी नेगेटिव वाले को भी अट्रैक्शन दे रहा है और पॉजिटिव वाले को भी दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पे यहां पे कहीं क्या आया होगा, निगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इसको क्या रहना पड़ेगा, इट मस्ट बी न्यूट्रल। क्या रहना होगा इसको, न्यूट्रल। तो विच वन इज द राइट आंसर, न्यूट्रल, ठीक। तो दिस इज द न्यूट्रल। थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको ढंग से करिएगा, ठीक है, थोड़ा सोचिएगा इस पे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। तो वन बॉडी को क्या होना पड़ेगा, न्यूट्रल, तभी वो अट्रैक्शन इसको भी कर सकती है और इसको भी कर सकती है, ठीक। चलिए आइए देखिए इस पे क्या कह रहे हैं, चार्ज ऑन अ बॉडी इज Q1 एंड इट इज यूज्ड टू चार्ज अनदर बॉडी बाय इंडक्शन। चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी इज फाउंड टू बी Q2 आफ्टर चार्जिंग, ठीक। तो बिल्कुल वही बात आ गई, मैंने क्या बताया था तुम्हें, मैंने अभी तो बोला था कि Q जो होगा वो बड़ा होगा या QI उससे छोटा होगा, यानी या तो बराबर या बड़े होंगे। अब Q1, Q को क्या माना है उसने, Q1 माना है, क्या माना है, Q1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q2, यानी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यानी नेगेटिव पॉजिटिव हमें नहीं लेना है, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, Q1 अपॉन Q2 क्या होगा, तो निकाल लेते हैं। तो Q1 अपॉन Q2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो विच वन इज द राइट, Q1 अपॉन Q2 इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो दिस इज योर राइट आंसर, ठीक। तो कुछ सिंपल क्वेश्चन है ये, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़े अब इसमें, देखिए अब तो ये हो गया हमारी पूरी कहानी चार्ज की मेथड्स, उसके न्यूमेरिकल्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, दैट इज योर कूलम्स लॉ। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, कूलम्स लॉ। देखिए कूलम्स लॉ, चलिए देखिए समझते हैं कूलम्स लॉ क्या है, ठीक है। तो देखिए कूलम्स लॉ क्या है, इसको हम लोग कभी कभी किस नाम से जानते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब देखिए ये क्या कहता है,
तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं या निगेटिव चार्ज हैं, जो भी है, ये इस तरह से यहां पर है, यानी ये Q1 है और ये Q2 है, कितने सेपरेशन पे? R सेपरेशन पे। ठीक, अब कूलम ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि ये वाला चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है, किधर की तरफ? अवे फ्रॉम, यानी रिपेल टू 1। और इस पे कौन करेगा? इस पे ये करेगा, किधर करेगा? इधर की तरफ करेगा, यानी F12। F12 क्या है? तो F12 है हमारे पास फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और F21 क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? हाउ यू कैन टेक द मैग्नीट्यूड? तो इसमें ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, तो F12, ठीक है, मैग्नीट्यूडली किसके बराबर था? F21 के, और क्या मान लेते हैं हम उसको? F। अभी हम क्या मान के चल रहे हैं उसको? F। तो अगर हम F की बात करें तो हमने क्या लिखा? तो इसको लिखा गया K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, वेयर K जो है ये आपकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो दिखाता है अपनी वैल्यू को 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। अब इसमें ये जो चीज है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं स्पेस परमिटिविटी। क्या बोलेंगे हम इसको? स्पेस परमिटिविटी। स्पेस परमिटिविटी मतलब एयर और वैक्यूम, यानी या तो एयर हो या फिर क्या हो? वैक्यूम। कितनी वैल्यू होती है इसकी? तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अब बात आता है कि इसका यूनिट क्या होगा, तो इसी का रिवर्स कर देंगे, तो क्या लिख देंगे? कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। आप लोगों ने पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू CV, पढ़ा है कि नहीं? अच्छा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? अच्छा, इसको क्या लिखते हैं? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या लिख सकते हैं? वर्क अपॉन चार्ज, यही लिखते हैं हम लोग, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो जरा ध्यान से देखना आप, तो C इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? V बाई Q। C इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बताओ? C इज इक्वल टू Q बाई V। तो ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, C जो होता है ये फैराड होता है। क्या होता है? फैराड। अब जरा ध्यान से देखना, मैं इसको लिख सकता हूं 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखो, इनटू। ठीक है, ये समझ में आ रही है ना बात? भाई यहां से हमने क्या लिख दिया? वो चीज लिख दी। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो इसको जरा, इसको हम लिख सकते हैं C, ठीक है, C अपॉन ये C लिख दिया हमने, और क्या लिख सकते हैं? इनटू C अपॉन न्यूटन मीटर, और यहां पे क्या आ रहा है? मीटर। ठीक है, अब यार यहां से हम लोग देखें तो क्या है? तो ये क्या आ रहा है हमारे पास? ये चीज है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको। ठीक है, तो ये चीज क्या है हमारे पास? कूलम दिस। तो ये क्या है हमारे पास? यहां पे अगर हम देखें तो ये वाली चीज अगर हम समझें तो व्हाट इज दिस? तो ये तो हो गया हमारा C इंटू V, यानी फैराड तो आ गया Q अपॉन V। ठीक है ना, ये फैराड हो गया Q अपॉन V। ठीक है, ये क्या है? न्यूटन मीटर। तो ये जो न्यूटन मीटर है हम इसको क्या लिख सकते हैं? V इंटू Q। ठीक है, वर्क डन है ना ये, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? C अपॉन M इंटू क्या आ जाएगा बताओ? ये वाली चीज हम क्या लिख सकते हैं? V। तो हम इसकी जगह पे लिख रहे हैं, ये तो C हो गया, और यहां पे क्या आ जाएगा? V इंटू Q। तो ये इससे कट जाएगा। हाँ, तो क्या हो गया है? देखो, C अपॉन V क्या है? फैराड।
फेराड अपॉन मीटर, तो हम लिख देंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर। इसको भी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा यूनिट्स पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर पूछ ले तो, इसका तुमसे अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ ले तो क्या लिखोगे? तो देखो ये क्या होगा, ये होगा एम्पियर स्क्वायर टी पे पावर 2, ये क्या आ जाएगा बताओ, न्यूटन ml स्क्वायर mlt-2 इंटू एल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा देखो, m पे पावर -1, l पे पावर -3 और t पे पावर 4 और a पे पावर 2, ठीक। अच्छा, k का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ ले तो क्या लिखेंगे? तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k, तो देखो k को क्या लिख सकते हैं हम लोग, m l पे पावर 3, क्योंकि ये ml t-2 होगा, यहां पे l स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया। और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 2, और यहां पे क्या था, t की पावर -2, और नीचे से एक और आ जाएगा, तो t की पावर क्या हो जाएगा, -4। या हम ये भी कह सकते थे कि इसका उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक। बनाओ इसको जल्दी से। चलिए आगे बढ़े, आइए देखिए। देखिए अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग थोड़ा सा शो करते हैं, यानी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज, कूलम्बिक फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, तो पहली क्या है, पहली क्या है बताओ, बोलिए। तो पहली चीज है हमारे पास, इट इज अ सेंट्रलाइज्ड फोर्स। कैसी फोर्स है बताओ ये, सेंट्रलाइज्ड, यानी ये उसी लाइन के अलोंग काम करती है जो दो चार्ज को सेंट्रलाइज करेगी। दूसरी बात, इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यानी ये अट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव भी होगा। कैसे पता चलेगा, अगर Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 हुआ, इसका मतलब फोर्स क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर फोर्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये चार्ज कैसे हो गए, चार्ज कैसे हो गए हमारे पास, बोलो, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या फिर निगेटिव निगेटिव होंगे। तो फोर्स कैसी हो जाएगी, रिपल्सिव। कैसी हो जाएगी, रिपल्सिव। दूसरी बात, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 हुआ, तब क्या होगा, तब ये होगा कि आपका जो फोर्स है वो हो जाएगा निगेटिव, और इसको हम बोलेंगे अट्रैक्टिव। क्या बोलेंगे हम इसको, अट्रैक्टिव। तीसरी चीज क्या होती है, इट इज कंजर्वेटिव। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। किस पे काम करती है ये, किस तरह की फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। चौथी बात क्या है, इट इज डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन चार्जेस, यानी जो हमारे चार्जेस होते हैं उनके बीच में जो मीडियम होता है उस पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर, देखो एक और चीज होती है इसके अंदर, वो मैं तुम्हें समझाता हूं थोड़ा सा। देखो, अगर कभी मान लीजिए मेरे पास ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, अब मान लेता हूं मैं कि Q1 ने Q2 पे एक फोर्स लगा रखा है इधर 10 न्यूटन फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। यही दोनों चार्जेस थे, इसके अलावा कोई तीसरा चार्ज नहीं था। मान लीजिए कहीं से हम तीसरा चार्ज यहां पर लेकर आ गए, ठीक। अब क्या हुआ कि इसने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन दिस, तो याद रखिएगा इसकी वजह से अब भी इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, 10 न्यूटन। तो किसी भी फोर्स, वो चार्ज के आने या जाने से दोनों चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन था, यानी फोर्स जो थी, वो कभी भी ऑल्टर नहीं होगी। ये बात समझ गए, ठीक है, क्लियर है बात, ये बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ।
इट ऑबे न्यूटन थर्ड लॉ। ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो करते हैं। अब देखिए वैलिडेशन, वैलिडिटी मतलब कि आपका ये वाली जो लॉ है वो कहां पर वैलिड है। ठीक, तो पहला तुम्हें क्या याद रखना है, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस must be more than 10 to the power -15 मीटर। यानी दो चार्जेस के बीच में कम से कम सेपरेशन कितना होना चाहिए, 10 to the power -15 मीटर। दूसरी बात क्या याद रखनी है तुम्हें, इट इज वैलिड ओनली, इट इज यूज्ड फॉर पॉइंट चार्जेस। किसके लिए वैलिड होती है, सिर्फ ये पॉइंट चार्ज पर ही हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये किसी और पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक, अच्छा ठीक है। अब पॉइंट चार्ज तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब क्या करें, क्यों भाई, अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तब क्या करेंगे, तब तुम्हें ध्यान ये रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर इफ आर is very large as compared to shape or size of object, then it treated as point चार्ज। ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, एक और चीज याद रखना, क्या याद रखेंगे, देखो अगर ये मेरे पास एक शेल है, दिस इज शेल, और ये मेरे पास एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, ठीक, सॉलिड स्फेयर, और ये मेरे पास एक स्फेयर शेल है। तो यहां पे मान लो अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज, यानी आइसो मतलब अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, दोनों एक जगह पर नहीं है। तो इससे आपकी जो फोर्सेस होंगी वो कैसे आएंगी, तो इससे जो फोर्स होगी वो इस तरह से आपके आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड लाइंस आने लगती हैं। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं, फील्ड लाइन पढ़ेंगे हम लोग ऐसे। ठीक है, ये सब इक्वल साइज में होंगे, ये इस तरह से फील्ड लाइन आएंगे। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ ये कहां से आ रही है, या मैं इससे बोलूं ये कहां से आ रही है, तो इनको हम ऐसे मान सकते हैं कि एक चार्ज है कोई Q और यहां पे रखा हुआ है पॉजिटिव, तो ये इस तरह से निकल रही हैं, दे विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। तो इसके और इसके लिए हम ये वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये बात क्लियर है, बना लीजिए इसको जल्दी से। बनाइए जल्दी से इसको। चलिए क्वेश्चन करें आप। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, टू चार्जेस आर separated by a distance r and filled the medium between them, then the ratio of force on Q1 due to Q2 and Q2 on due to Q1 is A 1:1,
B 1:2, C 2:3, D data insufficient। बताइए। चलिए, इसको करने से पहले हम एक चीज कंसेप्ट समझते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या हम इसको बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। तो देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी, देखो रिलेटिव परमिटिविटी एक्चुअल में क्या है, परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को कितना अलाउ कर रहे हैं कहीं पर जाने के लिए या कहीं पर आने के लिए, जो भी चीज है, दैट इज कॉल्ड एज अ परमिट। ठीक है, अगर आप उसकी परमिट कम कर देंगे तो कम जगह पे जा पाएगा। तो आपका जो मीडियम होता है, जब आपका मीडियम किसी एयर के अलावा जब कहीं पे हम प्लेस करते हैं, तब उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो फोर्स है वो वीक हो जाएगी। देखिए क्या है, समझते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी कैसे डिफाइन करते हैं? तो रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, या हम इसको बोलते हैं के। क्या बोलते हैं इसको? के। तो ये जो हमारे पास है E, इसको हम लिखते हैं E नॉट R, या इसको लिखते हैं E नॉट K। ये जो E है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। दूसरी बात, इट इज डायमेंशनलेस। ये बात ध्यान रखिएगा, डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, जस्ट लाइक एज अ नंबर। इसी को हम लोग कहते हैं, यानी ये जो K है इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होगा? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये बात है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगर हम किसी मीडियम में, यानी अगर हम किसी मीडियम में रख दे रहे हैं बॉडी को अदर देन द एयर, तो हम फोर्स कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, अब यहां पे एप्सिलॉन लिखेंगे और इंटू क्या लिख देंगे? Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। समझ में आई बात? अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। तो और क्या लिख सकते हैं? F इन अ मीडियम। ठीक है, जब किसी मीडियम पे होगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू कितना होगा? F नेट बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा, F नेट ऑन एनी चार्ज Q1 आइदर Q2। तो इसको अगर हम देखें जरा ध्यान से, इसको देखिए, इसको अगर हम देखें तो ये ऐसा है ना जैसे हमने स्पेस में रख दिया, तो हम इसको लिख देते हैं 1/K इंटू क्या लिख देंगे? F इन वैक्यूम। क्या लिख देंगे बताओ? F इन वैक्यूम। अगर हम F इन वैक्यूम लिख दे रहे हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि आपका ये वाला जो फोर्स है। अच्छा, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? ER इज इक्वल टू 1 फॉर एयर या वैक्यूम, लेकिन ER या K जो होगा वो 1 से बड़ा होता है, तो इसलिए ये कम ही हो जाएगा, यानी फोर्स डिक्रीजेस। यानी F नेट क्या है? तो हम लिखेंगे F नेट इज लेस देन F इन वैक्यूम। क्या होगी? वैक्यूम में कम होगी। चलिए अभी और बात करते हैं इस पे। अब यहां पे हम बात करते हैं, यहां पे आइए। 2 चार्जेस आर प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस r एंड फिल द मीडियम बिटवीन। अच्छा, इसमें डेटा इनसफिशिएंट नहीं करते, हम ये लिखते हैं फोर्स रिड्यूसेस। ठीक है, फोर्सेस रिड्यूसेस। तो बताइए क्या लिखेंगे हम लोग? अब देखिए, ध्यान समझिएगा। अब हमने ये माना कि चलो ठीक है, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, और यहां पे हमने कोई मीडियम भर दिया अदर देन एयर, एयर के अलावा कुछ और है, और ये R सेपरेशन पर है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा और इस पे भी एक फोर्स लगेगा। ठीक है ना? तो तुम एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसकी वजह से इस पे जब फोर्स लगता है, इसकी वजह से जब इस पे एक फोर्स लगता है तो वो क्या होगा? यहां पे
यानी F12 इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ये बात ध्यान रखिएगा, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे उतना ही फोर्स लग रहा होगा जितना वैक्यूम में लगेगा, स्पेस से कोई मतलब नहीं होता। ये वाली जो फोर्स हम लोग लिखते हैं ये आपको थोड़ा सोचना चाहिए, ये नेट फोर्स होता है उस चार्ज के ऊपर। क्या होता है? नेट फोर्स, यानी इसको कम किया गया, इसका मतलब आपके मीडियम ने भी उस पर एक फोर्स लगाया है, इसलिए आपने ये नेट फोर्स निकाला है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि अब भी ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो इतना ही लगा रहा है, तो F21 भी कितना लग रहा होगा, तो ये भी कितना लग रहा होगा, KQ1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। तो अगर हम रेशियो लेते हैं इसका तो क्या आ जाएगा, 1:1। तो विच वन इज राइट? तो दिस इज योर राइट आंसर। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पे कोई मीडियम आ रहा है अदर देन एयर, लेकिन इसकी वजह से इस पे जो फोर्स होती है वो कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, चलिए अब देखो एक चीज को समझना और अच्छा सा कंसेप्ट सीखते हैं। देखिए क्या कंसेप्ट सीखना है हमें, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि मेरे पास ये वाले दो चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं, ठीक, Q2 और Q1, और यहां पे एक मीडियम है जिसकी वैल्यू क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की K, और ये सेप्शन कितना है ये। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला हम लगाते हैं F नेट जो हम लगा रहे हैं 1/K इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है मीडियम, ध्यान से सुनना, मीडियम फील्ड अप टू इंफिनिटी। ये थोड़ा सा आपको मेमोराइज होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हैं जब आपका मीडियम इंफिनिटी तक फील्ड हो, उससे पहले आप इसको नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए ओके। अब आपसे कोई पूछे कि फोर्स एक्सर्टेड बाय मीडियम ऑन चार्ज 2 बताओ, ठीक है, तो समझना आप बात को। अगर हम इस चार्ज पे बात कर रहे हैं, यानी इस पे अगर हम बात करें तो देखो इस पे अगर हम इसे वैक्यूम में रखते तो ये कितना फोर्स लगाता, तो ये लगाता इस पे एक फोर्स F लगती है इस पे, इजिकल टू कितनी लगती है, तो वो लगती है हमारे पास K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, या इसको K नहीं लिख रहे, अब क्या लिख रहे हैं हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q2 पर। लेकिन फोर्स एक और इस पे लग रही है, ठीक है, वो क्या लगा रहा होगा, मीडियम लगा रहा होगा। तो इसमें नेट फोर्स कितनी आ रही है, तो वो आ रही है हमारे पास F नेट, कितनी, 1/K इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। भाई इस पे इधर फोर्स अगर लगा रहा है वो वैक्यूम में, तो इस पे मीडियम पीछे लगाएगा तभी तो रोक पाएगा ना, तभी तो डाउन करेगा उसको। ठीक है, ये डाउन कर दिया। अब अगर हम बोले तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, यानी F माइनस FM इज इक्वल टू F नेट, देन हाउ वी कैन राइट दिस। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, तो अगर हम FM यहां पे लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। यहां क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/K। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि चलो ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि मेरा जो K है वो मतलब जो मीडियम है मेरा वो कहां से कहां तक फील्ड है, अप टू इंफिनिटी। मान लीजिए कि अगर अप टू इंफिनिटी नहीं हुआ, देन हाउ वी कैन डू दिस। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट होता है, ठीक है, ज्यादातर बुक्स में ये मिलता नहीं है पढ़ने को, तो जरा देखिएगा, इसमें मैं यहां पे नोट करके लिख रहा हूं। देखिए अगर कभी आपका ऐसा हो गया, ठीक है, जिसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक चार्ज है Q1 और यहां पर एक चार्ज है मेरे पास Q2, और ये जो सेपरेशन है इन पे वो R है, क्या है वो R। अब मैंने क्या करा, मैंने एक इसमें मीडियम फील्ड कर दिया सिर्फ इतनी लेंथ पे, इतनी लेंथ का मैंने एक मीडियम फील्ड कर दिया जिसकी वैल्यू कितनी है, K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। तो आपको ये बताना है अब इस पे फोर्स कितनी होगी। तो फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा इसमें R इफेक्टिव।
तो अगर हम इसके आर इफेक्टिव की बात कर रहे हैं तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस, तो आर इफेक्टिव जो होगा हमारे पास वो होगा आर माइनस, अच्छा इसकी थिकनेस हमने कितनी मान ली, टी, तो माइनस टी प्लस टी रूट के, कितना होगा आर इफेक्टिव हमारे पास, ये आ जाता है। अगर ये आर इफेक्टिव आ गया देन कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, सॉरी फोर्स, तो कैसे निकालेंगे फोर्स अब, तो फोर्स हमारे पास हो जाएगा, क्या लिखेंगे बताओ, तो हम लिखेंगे इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ जाएगा Q1 इंटू Q2 बाई, ठीक है, ये आर इफेक्टिव हमने किस में निकाल दिया, एयर में निकाल दिया, एयर में इतना चलेगा, ठीक है, तो अब हमें यहां पे के की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर इफेक्टिव का होल स्क्वायर, ये हमें समझ में आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, तो जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए लिखिए इसको जल्दी से, देन वी स्टार्ट योर व्हाट वेक्टर फॉर्म ऑफ अ कूलम्स लॉ। उसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को कि वेक्टर्स फॉर्म क्या होती है, कैसे लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है, तो ये हमने कौन सी अभी फॉर्म पढ़ी है उसकी, दैट इज योर स्केलर फॉर्म, कौन सी फॉर्म पढ़ी है, स्केलर फॉर्म। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, स्केलर फॉर्म में हम क्या नहीं करेंगे, स्केलर फॉर्म में हम चार्ज को मैग्नीट्यूड के साथ नहीं रखते, जब वो वेक्टर के साथ आ रहा होता है तब चार्ज को उसके साथ रखेंगे, ठीक है, इसमें हम ये पता कर लेंगे वो किस तरह से लग रहा है, यानी अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, व्हाट विल हैपन इज दैट। चलो आगे बढ़े, आइए देखिए अब, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब इसकी वेक्टर फॉर्म देखते हैं, ठीक है, चलिए आइए देखते हैं वेक्टर फॉर्म क्या होगा। देखिए अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, तो देखिए इसकी वेक्टर फॉर्म दो तरह से पढ़ेंगे, एक पोजीशन के बिना पे पढ़ेंगे और एक सिंपली पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम ये कहें अगर तुमसे कि ये मेरे पास एक चार्ज है Q1 और एक ये चार्ज है मेरे पास Q2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। अब मैंने तुमसे ये बोला कि ठीक है ये चीज है मेरे पास, ओके, अब अगर मैं ये बोलता हूं कि इधर से इधर एक वेक्टर डिफाइन करो तो क्या लिखोगे, R12 वेक्टर, और इधर से इधर क्या डिफाइन करोगे, R21 वेक्टर। तो मैं बोल सकता हूं ना कि अगर R12 वेक्टर है तो मेरे पास ऑब्वियसली बात है R21 कैसा होगा, माइनस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। दूसरी बात, यानी मैंने अगर इस वाला डायरेक्शन क्या लिया है, पॉजिटिव, ठीक है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, निगेटिव, ओके। अब दूसरी बात समझो, R12 वेक्टर या R21 का वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो R ही तो है, बिल्कुल बात सही है ये भी। अब देखो क्या है, मान लो कि इस पे एक फोर्स लगा इधर की तरफ जिसको मैंने नाम दिया F21, F21, देन हाउ वी कैन राइट दिस इन वेक्टर फॉर्म, तो पहले तुम क्या करेंगे, इसका स्केलर फॉर्म लिख लोगे, ठीक है ना, तो स्केलर फॉर्म तो हम लिख लेते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर इसको लिखना तो बहुत इजी है, F इज इक्वल टू के इंटू के, समझ रहे हैं ना, अब के छोड़ो क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लिख चुके हैं उसमें, तो हम लिखेंगे इसमें 1/4 पाई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन, अब ये हमने सब बराबर ले रखे हैं तो हम यहां लिख देते हैं, मान लीजिए, चलिए अब अगर हम 2 1 ले रहे हैं, यानी ये है ना हमारे पास 2 1, ठीक है, ये ऐसे, तो हम यहां लिख सकते हैं 2 1 का स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि अब इसका साइन कैसे दें, ठीक है, तो साइन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, क्या ये वाला जो फोर्स है क्या वो इस वेक्टर इसके डायरेक्शन में काम कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में क्या करें, हम यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दें, तो वो तो आप जानते ही हैं, तो R12 कैप, सॉरी R21 कैप, R12 कैप। अब R12 कैप को आप लिखना, देखो कोई भी ए यूनिट वेक्टर होगा तो हम क्या लिखते हैं, एक वेक्टर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड, तो एक तो ये फॉर्मेट होगा, किस फॉर्म में, ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, ध्यान से समझते रहना, ठीक। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, R21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R12 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बिल्कुल, तो मैं क्या लिख सकता हूं, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R12 का क्यूब और R12 वेक्टर आ गया। अब देखो आपकी किताबों में क्या लिखा होता है,
आपकी किताबों में लिखा होता है यहां पे R12 इज इक्वल टू, यहां माइनस लगा होगा तो यहां पे R21 ही लिखा होगा। यानी अगर ये दोनों एक डायरेक्शन मतलब एक ही वैल्यू को शो कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा यहां पे माइनस साइन ही आएगा। ठीक है, तो हमें उससे कंफ्यूज नहीं करना है, हमें क्या करना है, जो साइन यहां पर उसका अपोजिट यहां रख देना है, बस खत्म बात। ठीक है, अच्छा ये बात क्लियर हो गई तुम्हारे पास। अच्छा अगर आप इसको लिखते हैं, कहा गया अगर हम ये वाला लिखते तो भाई कैसे लिखते, F12 कैसे लिखते, तो F12 लिखना अब तो कोई बड़ी बात नहीं है। F12 क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 का होल क्यूब, सही है ना, ये आ गया। और क्या लिख देंगे, R21 वेक्टर। अब बात समझ में आया। अब अगर हम एक बात सोचें कि मैग्नीट्यूड तो बराबर ही थे, तो अगर मैं यहां पे माइनस टाइम्स ऑफ दिस लिख दूं, क्योंकि इसी की तो बराबर, तो ये फोर्स आ जाएगा फॉर एन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से। अब देखो अगर पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर ले तब क्या होगा, अगर पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दे। ठीक है, तो देखो अगर हम एक और फॉर्मेट इसका चेक करें, एक फॉर्मेट और ले लें। मान लीजिए कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, यहां पे ध्यान से समझिएगा, ये x है, सॉरी ये y है और ये x है, z में भी हो सकता है। एक चार्ज मेरा यहां पर है Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन हुआ है R1, और एक चार्ज है मेरे पास Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन हो रहा है R2। तो ये होगा ना मेरे पास, ये मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, तो क्या लिखूंगा, R2 माइनस R1 वेक्टर लिखूंगा कि नहीं, यही है मेरे पास डेल्टा R। देन हाउ वी कैन डिफाइन दिस, कैसे लिखेंगे हम इसको, तो इसको हम लिखेंगे वही F21 अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये बात समझ में आई। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, तुमसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा, बिल्कुल इस तरह से। एक और चीज हो सकती है कि कहीं ये तुम्हें ऐसे ना दे दे कि x1 y1 और ये दे दे तुम्हें कहीं x2 y2। अब बताओ क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि ठीक है ये वाली चीज ठीक है, तो उसको आप वेक्टर लिखना जानते हैं। जैसे हमें R1 वेक्टर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। इसी तरह से हम R2 लिख लेंगे, ठीक है, और उसको फिर यहां प्लेस कर देंगे। ठीक है, ओके, तो ठीक है, यहीं पे हम स्टॉप कर लेते हैं इसको। ठीक है, इससे आगे अब हम जब लेक्चर लेंगे और लेक्चर नंबर 3 वी हैव टू स्टडी ओनली अबाउट योर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द वेक्टर लॉ, सॉरी कूलम्स लॉ। ठीक है, सिर्फ कूलम्स लॉ पे हम न्यूमेरिकल करेंगे और इस तरह से आपका ये वाला टॉपिक जो है वो पूरा कवर हो जाएगा। थैंक यू।